नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो आपके बीपीएससी 41वां का पीवाईक्यू है। और ये पीवाईक्यू जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही सभी प्रकार के प्रश्न और एग्ज़ाम के पैटर्न समझ में आते हैं। तो ज़रूरी है कि आप पीवाईक्यू देख लीजिएगा, उसके बाद से आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मदद होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का होगा। इसमें हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन के साथ साथ लगभग आपको 40 एक्स्ट्रा फैक्ट देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे दुगुना आपका एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार भारत का कौन सा स्थान बताया गया है, यानी बिहार का भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो आप याद रख लीजिएगा, बिहार का स्थान जो है आपका प्रथम है, फर्स्ट है। कौन सा स्थान है? प्रथम है। और ये जनगणना 2011 के अनुसार है, जनगणना 2011 के अनुसार। तो बात करते हैं कि सर 2011 में प्रति व्यक्ति घनत्व कितना था। तो 2011 में ये प्रति व्यक्ति घनत्व 11 से 6 व्यक्ति हुआ करता था। और इसमें अगर बात करें बिहार की जनसंख्या उस समय कितनी हुआ करती थी, तो आपको बता दें कि 10,40,99,452 व्यक्ति हुआ करता था। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें दो अन्य राज्य कौन कौन से हैं, अगर बात करें जनसंख्या जब इतना था तो जनसंख्या क्या भारत बिहार का ही सबसे ज़्यादा था? नहीं, जनसंख्या के दृष्टि में देखा जाए तो इसका स्थान क्या था? तीसरा था। प्रथम स्थान पे आपका यूपी हुआ करता था, यानी उत्तर प्रदेश, और द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा आपका फैक्ट हो गया कि आपका अगर जनसंख्या का बात करें तो जनसंख्या में पहला स्थान यूपी, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान बिहार का हो जाता है। और बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 हो जाती है। वहीं प्रति व्यक्ति घनत्व का बात करें तो 11,600 व्यक्ति। अगर बिहार में शिक्षा रेट यानी एजुकेशन लिटरेसी देखा जाए तो बिहार में ऑल ओवरऑल 61.80% है। ठीक है, और वहीं इसमें मेल का बात करें, मेल यानी पुरुषों की बात करें, 71.02% हो जाता है। वहीं महिलाओं का बात करें, फीमेल का बात करें तो फीमेल का कितना रेशियो है? तो 51.50% ये महिलाओं का शिक्षा रेट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। गंगा के मैदानी गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी को कहा जाता है, यानी पुरानी कक्षारी, देखो नए नए कक्षारी मिट्टी को दूसरा कहा जाता है, लेकिन पुरानी कक्षारी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। पुरानी कक्षारी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। लेकिन नई अगर बात करें, न्यू वाला का बात करें तो न्यू को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और ये सभी समुद्र यानी नदियों द्वारा बहा करके लाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार होता है। और इस खादर को हम जलोढ़ भी कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। नींव वाले खादर को जलोढ़ भी कहते हैं, और पुरानी कछारी मिट्टी जो होती है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और लाल मिट्टी जहाँ आपका आयरन का मात्रा होता है वहाँ देखने को मिल जाता है। पटना का अस्थाई समय रेखा किसके समान है, यानी स्थानीय समय रेखा किससे पटना का निर्धारित किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा से इसको क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। लगभग ये पूरे भारत में एक ही समय अपनाया जाता है। और इसका स्टैंडर्ड टाइम कितना होता है? 82.5 डिग्री होता है। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री आप लोग इसको याद रखिएगा। स्टैंडर्ड टाइम यानी ग्रीनिच रेखा से जो गुजरती है उसका कितना रेशियो है? तो ये 82.5 डिग्री, लगभग 5 घंटा 30 मिनट का फासला होता है। 5 घंटा 30 मिनट का फासला। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा, भारतीय मानक स्टैंडर्ड टाइम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात। तो सबसे पहले जनसंख्या हम लोग जान लें कि बिहार में जो है ओवरऑल जनसंख्या कितना है। टोटल जनसंख्या 10,40,99,452 लोग रहते हैं।
इसमें बात करें शहरों में, शहरों की जनसंख्या बात करें, शहरी जनसंख्या, तो 1,19,00,000, 1,19,50,712 लोग। ठीक है। वहीं बात करें विलेज यानी गांव का बात करें, तो गांव में जनसंख्या जो है आपका 9 करोड़ है, 21 लाख है, 48,740 लोग गांव में निवास करते हैं। ओवरऑल हमसे इसका पूछा है परसेंटेज, सॉरी अनुपात, तो ये आपका हो जाएगा अनुपात रेशियो के माध्यम से 89:11 यानी 89:11। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, सभी जनसंख्या को आपको मतलब जितना भी रेशियो दिया है वो सबको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए हर एक डाटा को अगर आपको याद नहीं होता है तो कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आपके भविष्य में कभी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि बांगर किस प्रकार की मिट्टी है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक ना, खादर। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, और लाल मिट्टी में आपका आयरन का मात्रा होता है। कह रहा है भारतीय मानक समय किस स्थान के देशांतर पर आधारित है, तो यही आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये 82.5 आपका 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस दिखाता है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, 15 डिग्री देशांतर को 1 घंटा से काउंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब 1 डिग्री को हम 4 मिनट से काउंट करते हैं। ठीक है, 4 मिनट, 1 डिग्री को 4 मिनट और 15 डिग्री को 1 घंटा से हम लोग काउंट करते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। बात करें पटना को प्रांतीय राजधानी, तो इसमें अकबर का समय नहीं दिखाएगा। बात करें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसके अनुसार प्रांतीय राजधानी का बात जब भी करें तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी जो सूर्यवंश के शासक थे, और इनका शासन काल ज़्यादा नहीं रहा, 1540 से 1545 के बीच ही रहा, लेकिन ये जितना भी रहा बेहतरीन रहा। और ये बाबर का क्या हुआ करता था, तो बाबर का समकालीन हुआ करता था, उसका सेनापति में भी काम रह करके किया हुआ है। बात करते हैं अकबर। अकबर आपका मुगल शासक सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था। वहीं बात करें हुमायूं का, तो यह बाबर का लड़का था हुमायूं, और बाबर जो था मुगल संस्थापक, मुगल साम्राज्य का प्रथम संस्थापक था, सम्राट था। अगला बात करते हैं छोटा नागपुर। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया था, यानी छोटा नागपुर में काश्तकारी कानून जो पारित किया गया था आपका 1908 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि बिहार राज्य वित्त निगम का प्रमुख कार्य क्या होता है, यानी जो वित्त निगम है वह क्या कृषि कर वसूलता है, नहीं। शिक्षा प्रसार करता है, नहीं। पर्यटक को बढ़ावा देता है, नहीं। ये औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करवाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए रक्षणी सभा का स्थापना करती है, यानी बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं, गायों को ले जा करके बेच देते हैं या उसे काटा जाता है। उस हत्या को रोकने के लिए कब एक रक्षणी जो संगठन है, संस्था है, उसको बनाया गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा कि सर ये 1882 में बना था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार बंगाल से अलग होकर के स्वतंत्र प्रांत कब बना, यानी बिहार अलग हो रहा है किससे, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से। तो ये आपका 22 मार्च 1912 में ही क्या हुआ था, अलग हुआ था। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। तो 1912 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च 1912 याद रखिएगा। और 1936 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा इससे अलग हुआ था, बिहार प्रांत से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी आ गया, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो आप लोग को याद होना है 1 अप्रैल 1936। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार के किन मैदानों में पर्यटन उद्योग की विशेष
संभावनाएं बताई गई है। यानी पर्यटन के विशेष संभावनाएं बताई गई है। वह कौन सा प्रेसिडेंसी है, कौन सा पर्यटक मैदान है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा कि सर इसका सबसे बेहतरीन उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी मैदान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का तराई प्रदेश किस सीमा के समानांतर विस्तृत है? इसका सही जवाब बताइए आप। इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा, यह भारत नेपाल सीमा जो है तराई प्रदेश का समांतर विस्तृत किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया का महाबोधि मंदिर किस धर्म का से संबंधित है? तो गया का जो है, तो गया में आपको पता है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा क्या है, ज्ञान का केंद्र है। महाबोधि मंदिर यहीं पे है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं पे हुआ था। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के लिए आपको प्रमुख तीर्थ स्थल पावापुरी हो जाता है। कौन? पावापुरी हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अगर बात करें सिख धर्म का तो पटना साहिब आपको पता है बिहार में है। चंद्रगुप्त का महल पाटलिपुत्र में मुख्यतः किससे बनाया गया था? तो ये लकड़ी का बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो चंद्रगुप्त का महल बनाया गया था ये लकड़ी का, यूनानी राजदूत इसका जिक्र करते हैं जिसका नाम है मेगास्थनीज। यह राजमहल जो बनाया गया था लकड़ी का बनाया गया। अगला प्रश्न का जवाब बताइए, बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, नॉलेज मिला इनको, ठीक है, नॉलेज यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो बिहार का एक गया जिला में अवस्थित है। बात करें सारण, तो सारण में आपको बात बता दें कि सारण जो है यूपी में पड़ता है। यहाँ पहला उपदेश दिए थे, यानी सबसे पहला प्रवचन दिए थे, उपदेश दिए थे। और इसको उसके बाद से बात करते हैं कुशीनगर में, यहाँ 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में यहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण यानी परिनिर्वाण यानी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सारनाथ में पहला उपदेश, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण और लुम्बिनी में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी। वैशाली भारत ही नहीं विश्व का प्रथम गणराज्य के नाम से जाना जाता है। राजगीर जो है पुराना राजधानी हुआ करता था और इसका राजगिरी नाम हुआ करता। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था, हरेक वंश के संस्थापक, हरेक वंश के सम्राट। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में तो जन्म हुआ था, बौद्ध गया में बुद्धि मिला था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, कुशीनगर में इनका क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहीं पे इनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में यानी एडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय का पतन मुख्यतः किस शताब्दी में हो गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पतन का बात करें तो ये आपका 12वीं शताब्दी में हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित था? 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें बिहार का कौन ऐसा क्षेत्र था जो प्रभावित था? तो मुंगेर और मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट के लेखक जो हो जाते हैं के दत्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वहीं बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा पुस्तक, राजेंद्र प्रसाद ने दो पुस्तक लिखा है, याद रखने योग्य है। इंडिया डिवाइडेड हो गया, और एक सत्याग्रह एट चंपारण, सत्याग्रह एट चंपारण, ठीक है। और ये आपका जयप्रकाश नारायण जो है या लेखक नहीं थे, या स्वतंत्रता सेनानी थे। राम वृक्ष बोनीपुरी जो है ये भी भारत के एक मशहूर लेखक थे। इन्होंने लिखा था हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार नामक पुस्तक लिखा था। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 वाला जयप्रकाश नारायण को किस स्तर का नेता के रूप में पहचाना गया था? तो ये राष्ट्रीय स्तर के थे,
यानी ये नेशनल स्टेट के थे या नेशनल लेवल के थे, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 9 अगस्त 1942 को हुआ रहता है। उम्मीद करते हैं इसमें जितने भी प्रश्न थे 41वां यानी 41 बीपीएससी से था और आपको सभी प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।